नमस्कार, मैं सिया, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सच्ची कहानियाँ में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये है 3 दोस्तों की, जो कि अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने अपने शहर से 12th का एग्ज़ाम देने के बाद ग्रेजुएशन में जिनका एडमिशन एक साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये तीनों सहेलियाँ एक साथ एक ही कमरे में रहा करती थी, मतलब ये रूममेट्स थीं। इन तीनों में से एक दोस्त जो कि श्रीलंका से अपनी पढ़ाई करके आई थी, उसका नाम था नवी। दूसरी दोस्त जो कि यूपी के ही एक छोटे से गांव से थी, जिसका नाम था अवंतिका, जो कि भगवान में बहुत ज़्यादा मानती थी। वो अपने रोज के दिनचर्या में भगवान का नाम लेना और भगवान की पूजा करना कभी नहीं भूलती थी। तीसरी दोस्त जिसका नाम निशा था, वो इलाहाबाद के ही करीब के एक छोटे से गांव से आई थी। नवी जो कि श्रीलंका से आई थी, ना तो वो भगवान में मानती थी और ना दूसरी चीज़ों में, लेकिन निशा भगवान में तो बिल्कुल नहीं मानती थी, क्योंकि वो मंदिर कभी नहीं जाती थी, कभी भी नहीं। लेकिन उसको रात में काफ़ी डरावने सपने आया करते थे, जिसके वजह से वो अक्सर रात में चीखती, चिल्लाती, अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। और तो और कई बार वो अपने बिस्तर पर नहीं होती, और जब उसे ढूंढते तो पता चलता वो पूरी रात गायब थी और फिर सुबह अपनी जगह पर वापस आ जाया करती थी। शुरू शुरू में तीनों दोस्तों में सब कुछ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये तीनों पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी भी थी। तो इस वजह से इन तीनों के बीच ये कॉमन टॉपिक हमेशा रहता था। वो साथ में बैठती, पढ़ाई करती, बाकी के जो काम वो एक दूसरे के बिना करती थी, लेकिन एक साथ एक कमरे में रहकर पढ़ाई करना, पढ़ाई की चीज़ें डिस्कस करना, इस वजह से तीनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे जब उन लोगों को निशा की वैसी हालत दिखती, वो सपने में जो अजीब अजीब सी हरकतें करती, चीखना, चिल्लाना और रात रात भर अपने कमरे से गायब रहना, इन दोनों को थोड़ा ये अजीब लगता था। कुछ दिनों बाद इनके हॉस्टल से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक शमशान हुआ करता था। पहले निशा अपनी खिड़की पर बैठकर रात भर कभी उस शमशान की तरफ देखती, तो कभी हाथ हिला हिलाकर अजीब अजीब इशारों में बातें करती थी। इतना तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक नवी की नींद खुली और नवी ने देखा कि निशा अपनी जगह पर नहीं है। फिर उसने अवंतिका को भी फटाफट उठाया, बोला, अवंतिका, ये देखो ना, निशा वापस से आज पता नहीं कहाँ और कब चली गई है, वो दिख नहीं रही है। उन दोनों में से अवंतिका की नज़र अचानक ही खिड़की की तरफ गई। उसने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, उसे थोड़ा डाउट हुआ, तो उसने नवी को दिखाते हुए पूछा, नवी, ये देख तो, वो निशा ही खड़ी है ना वहाँ पे शमशान के पास। नवी ने भी ध्यान से देखते हुए बोला, हाँ अवंतिका, मुझे तो वो वैसी ही दिख रही है, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही है? वहाँ पे तो चिता जल रही है, और ये पागल वहाँ जाके क्यों खड़ी हो गई है इतनी रात में? फिर उन दोनों ने फटाफट भाग करके हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसको ये चीज़ें दिखाई। निशा वहाँ पर खड़ी थी। गार्ड ने देखते हुए बोला, अरे ये वहाँ कैसे पहुँच गई? तुम लोग कमरे का दरवाज़ा नहीं लगाते क्या? नहीं भैया, हमने तो दरवाज़ा लगाया था, लेकिन अचानक हमारी नींद खुली तो हमने देखा ये बिस्तर पर नहीं है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है। तो फिर हम लोगों ने उसे ढूंढना जब शुरू किया, तो अवंतिका के पहले नज़र गई कि वो वहाँ खड़ी है, इसलिए हमने आपको बुलाया। आप प्लीज़ उसको जाकर लेके आइए ना। उन्होंने बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रुको।
जब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर पहुँचा और उसने निशा को आवाज़ दी, पहले उसने 2 बार जब निशा को आवाज़ दी, निशा का कोई रिएक्शन नहीं था। निशा ने सारी बातें या तो अनसुनी कर दी या उसे सुनाई नहीं दे रहा था। फिर सिक्योरिटी वाला वहाँ पर जाकर उसे झंझोड़ता हुआ बोला, निशा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना रात में हॉस्टल से निकलना अलाउड नहीं है। निशा ने बोला, अरे भैया मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और हम दोनों यहाँ कब आए, मुझे नहीं पता चला। सिक्योरिटी वाला उसे 2 मिनट के लिए थोड़े शक वाली नज़रों से देख रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा हो सकता है नींद में चलकर आ गई हो। उसने बोला, कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं वापस तुम्हें हॉस्टल लेकर चलता हूँ। फिर दोनों साथ साथ हॉस्टल आए और निशा अपनी जगह पर बिना किसी से कोई बात किए चुपचाप जाकर सो गई। फिर वो रात वैसे ही निकल गई। फिर उसके बाद से अगली हर रात को यही होता था। जब भी अवंतिका या नवी की नींद खुलती, वो कभी भी निशा को उसकी जगह पर नहीं पाती थी। हमेशा ऐसा होता था कि जब भी वो खिड़की से देखें, उन्हें निशा उसी शमशान में बैठे हुए हाथों से हिला हिला के इशारों में बातें करती हुई या अजीब अजीब सी हरकतें करती हुई दिखती थी। अगर कोई चिता जल रही है तो उस चिता को बैठकर घूरते रहना, या फिर अगर कोई चिता नहीं जल रही है तो शमशान में बस ऐसे ही घूमते रहना, टहलते रहना। लेकिन निशा हर अपनी रात उसी शमशान में ही अब बिताया करती थी। ये देख देख कर अवंतिका और नवी दोनों के मन में एक अजीब सा डर घर करने लगा। लेकिन फिर भी नवी कहीं ना कहीं अवंतिका से काफ़ी हिम्मती थी, क्योंकि अवंतिका बहुत छोटे शहर से आई हुई और बहुत ही दब्बू किस्म की लड़की थी। उसकी हिम्मत किसी चीज़ में नहीं होती थी। उसका तो मन बस 2 ही चीज़ों में लगता था, एक भगवान के तरफ और दूसरा उसकी पढ़ाई की तरफ। तो वो उन चीज़ों पे ही ध्यान देना ज़्यादा अच्छा समझती थी। फिर भी नवी को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा कि ये चीज़ें अब हम रोकें तो रोकें कैसे। अगर निशा अपने मन से भी जा रही है तो वो क्यों जा रही है। फिर क्या था, एक बार नवी ने अवंतिका को इस बात के लिए कन्विंस किया कि हम लोग एक काम करते हैं, आज दरवाजे में अंदर से ताला लगा के सोते हैं और फिर देखते हैं ये निशा बाहर कैसे जाएगी। अवंतिका भी ये चाहती नहीं थी कि निशा इतनी रात को ऐसी जगह पे जाए, इसलिए उसने हामी भर दी। उन दोनों की रजामंदी से उन दोनों ने उस रात दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी नवी अपने तकिए के नीचे लेकर सो गई। रात में वापस से जब नवी की नींद खुली तो उसने फिर से वही देखा कि निशा अपने बेड पर नहीं है। उसके मन में पहले ये आया, हो सकता है बाथरूम गई हो, क्योंकि हम तो ताला लगा के सोए थे ना। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ नज़र दौड़ाई, उसने देखा वो ताला खुल चुका था और दरवाज़ा बस यूं ही लगा हुआ था। उसने भागकर पहले टॉयलेट में चेक किया, वहाँ पर निशा नहीं थी। फिर वापस से उसने खिड़की से झांक कर देखा, निशा फिर से आज उसी शमशान में पहुँच चुकी थी। ये देखते ही नवी के तो होश उड़ गए। उसने फटाफट अवंतिका को उठाया और उसको उठाकर सारी चीज़ें बताई कि पहले उसने देखा कि निशा अपनी जगह पर नहीं है। बाद में जब उसने चेक किया वॉशरूम में तो वहाँ भी नहीं थी और दरवाज़े पर ताला भी नहीं था। चाबी तो यहीं अभी तक मेरे तकिए के नीचे ही पड़ी है, तो वो बाहर गई तो गई कैसे, और देखो वो वहाँ पर वापस पहुँच गई है। अवंतिका को अब डर लगने लगा था। उसने फटाफट अपने भगवान का नाम लेना शुरू किया। बोला, नवी मुझे तो इन चीज़ों में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अब इन दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला मामला बन चुका था। ये कर कुछ नहीं सकती थी, लेकिन अब इन बातों का असर
नवी और अवंतिका दोनों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा था। इनके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जो कि इन चीज़ों की जानकारी भी रखते थे। वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो काम वहाँ बच्चों को पढ़ाने का करते थे। और उन प्रोफेसर की फेवरेट स्टूडेंट्स में से ये दोनों लड़कियाँ थीं। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जब ऐसे परेशानी में देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक से इन्हें ऐसा क्या हो गया है कि अब ना इनका क्लास में ध्यान रहता है और ना ही कोई सवाल का जवाब दे पा रही हैं। प्रोफेसर ने डिसाइड किया कि वो नवी और अवंतिका दोनों से बात करेंगे। प्रोफेसर ने क्लास ख़त्म होने के बाद वैसा ही किया। उन्होंने नवी और अवंतिका को आवाज़ देकर रोका। नवी, अवंतिका, दोनों रुकना, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोनों तुरंत रुक गईं। पूरे क्लास के बच्चे जाने के बाद प्रोफेसर ने उन दोनों से पूछा, बेटे तुम दोनों को हुआ क्या है? तुम दोनों अब आजकल अपने पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं शायद कुछ हेल्प कर सकूं तुम्हारी। इस तरह से तुम्हारी पर्सनल लाइफ का असर अगर तुम्हारे पढ़ाई पर पड़ेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम इतनी दूर से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हो, ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है? तुम दोनों का चेहरा देखा है कैसा उतर गया है? तुम दोनों खाना पीना भी ढंग से नहीं कर रही क्या? क्या तुम दोनों की तबीयत खराब है? क्या बात है, मुझे बताओ तो। पहले उन दोनों के मन में काफ़ी संकोच था कि शायद अगर वो ये बातें प्रोफेसर को बताएंगी भी तो वो पता नहीं भरोसा करें ना करें। लेकिन फिर भी दोनों ने आपस में साइड में जाकर सलाह मशवरा करने के बाद डिसाइड किया कि वो प्रोफेसर से अपने मन की बात बता देंगी। उन दोनों ने सारी बातें प्रोफेसर को बता दी। प्रोफेसर भी सुनने के बाद 2 मिनट के लिए शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे तुम्हारी इन बातों पर भरोसा नहीं है। मैं भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये तुम दोनों की मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सच्चाई भी है और गड़बड़ भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। इसका हल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए पहले मुझे इन चीज़ों की जांच करनी पड़ेगी। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आज वापस से अपने रूम में वैसे ही ताला लगा के सो और मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर रहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो अगर खुद से उठकर जाती है तो कैसे जाती है, होता क्या है उसके साथ। उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप अपने हॉस्टल में पहुँच गई। रात का खाना वगैरह खाने के बाद दोनों ने वैसा ही किया जैसा प्रोफेसर ने बताया था। उन दोनों ने कमरे में वैसे ही ताला बंद किया और चाबी वापस से नवीन ने लेकर अपने तकिए के नीचे डाला और सो गई। तब तक निशा भी सो चुकी थी। फिर ये दोनों बहुत देर तक निशा पर ही आंखें गड़ाए लेटी रहीं, लेकिन देखते देखते इन्हें कब नींद आ गई इन्हें भी पता नहीं चला। अचानक से रात के 12 बजते ही लगा जैसे निशा वापस से उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन नवी के ध्यान में ये चीज़ें थीं। पता नहीं उसे कैसे और क्या महसूस हुआ, लेकिन नवी की भी आंखें अचानक खुल गईं। नवी ने देखा निशा अपने बेड से उठकर खड़ी हुई और उसके उठ के खड़े होते ही दरवाजे का लॉक अपने आप खुलकर दरवाजे से अलग हो गया और दरवाज़ा खुलकर दोनों दरवाजे ओपन हुए और पूरी तरह से दरवाज़ा ओपन होते ही निशा धीरे धीरे कदमों से दरवाजे के बाहर निकलने लगी। लेकिन आज तो दरवाजे के बाहर प्रोफेसर जी भी खड़े थे। जैसे ही निशा दरवाजे के बाहर पहुंची, वैसे ही उसने सामने प्रोफेसर को देखा, लेकिन निशा को तो जैसे होश ही नहीं था। निशा ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
और वो आगे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तब तक प्रोफेसर एक भभूत लेकर आए थे। ये भभूत वो शिव जी के मंदिर से उनके श्रृंगार का उतरा हुआ जो भभूत होता है, उस भभूत को उन्होंने अभिमंत्रित करके अपने पास रखा हुआ था। उन्होंने फटाफट वो भभूत अपने थैले से निकाला और निशा को और उसके आसपास की जगह पर वो भभूत फूका। और जैसे ही उन्होंने वो भभूत हवा में फूका, वहाँ पर अलग अलग 6 आकृतियाँ बड़ी बड़ी और बनकर दिखाई देने लगी, जो कि निशा के बिल्कुल पीछे ही खड़ी थीं। अब उनको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। फिर उन्होंने निशा को भभूत फूकने के बाद जब निशा वहाँ रुक गई थी, निशा को पकड़ा और फिर जैसे तैसे उसे कमरे में वापस ले जाकर लिटा दिया और नवी और अवंतिका को बाहर बुलाया। उन्होंने बोला, बेटा, यहाँ मुसीबत बहुत बड़ी है। जो भी हो, अब किसी भी तरीके से तुम दोनों को ही हिम्मत करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उन दोनों ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है सर, क्या करना पड़ेगा हम दोनों को? जल्दी बताइए। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। प्रोफेसर ने बताया कि जिस शिव मंदिर में वो जाया करते हैं, उस शिव मंदिर के बगल में एक बहुत ही अच्छा पार्क है। तो अगर तुम इसे बताओगी कि तुम उसे शिव मंदिर लेकर जा रही हो, वो कभी भी तैयार नहीं होगी। नवी ने झटाक से आंसर दिया, जी सर, ये कभी भी आज तक मैंने इसे मंदिर जाते हुए नहीं देखा है। पता नहीं, ये शायद भगवान में मानती नहीं है या कुछ और है कि मंदिर जाना नहीं चाहती है। प्रोफेसर ने कहा, मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ बेटा, अगर तुम उससे बोलोगी तो वो कभी भी तुम्हारे साथ मंदिर आने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए तुम दोनों उसे उस पार्क में घुमाने का बहाना करो। मैं वहाँ अपने 3-4 शिष्यों को लेकर आऊँगा और उसे किसी भी तरह बांध कर मंदिर में ले ही आऊँगा। फिर हम इसका कुछ न कुछ उपाय करेंगे। उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया और प्रोफेसर के कहे अनुसार कमरे में जाकर ताला लगाया। वो रात जैसे तैसे बीत गई। उस रात निशा शमशान में नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि प्रोफेसर साहब जाने से पहले उनके दरवाजे के बाहर उस भभूत का और कुछ अभिमंत्रित सिंदूर का घेरा बनाकर गए थे, जिससे निशा को भी अच्छी नींद आई और बाकी सब भी उस रात चैन की सांस लेते हुए सोए। अगली सुबह वो दोनों कॉलेज ना जाकर निशा को अपनी बातों से कन्विंस करने लगे। निशा यार, चल ना, कितने दिन हो गए, हम सब ने साथ में कुछ टाइम भी नहीं बिताया है। आज चल ना कहीं घूम कर आते हैं, कुछ बाहर अच्छा सा खा कर आते हैं। हॉस्टल का खाना खा खा के भी बोर हो गए हैं यार। निशा ने पहले तो बहुत ना किया, लेकिन आखिरकार दोनों ने उसे मना ही लिया। तीनों खुशी खुशी तैयार हुए और पार्क की तरफ जाने लगे। पार्क में पहुंचने के बाद वहां पर उन तीनों ने थोड़ा टाइम बिताया ही था कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो प्रोफेसर साहब अपने 6 शिष्यों को लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने निशा के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा। वो जैसे ही ऐसा करने लगे, उसने तुरंत चीखना, चिल्लाना और हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, उनके साथ के 6 शिष्यों ने निशा को जैसे तैसे पकड़ा और प्रोफेसर साहब ने उसके हाथों पर वो रक्षा सूत्र बांधा और सब मिलकर उठाकर उसे मंदिर में लेकर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उसका चीखना चिल्लाना तो जैसे पता नहीं कितना बढ़ गया था। वो लोग चाह करके भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या था, जैसे तैसे प्रोफेसर साहब और मंदिर के पंडित जी ने उसे बांध कर एक घेरे के अंदर बिठाया और उसे वो भभूत, अभिमंत्रित सिंदूर और कई सारी चीज़ें लगाने के बाद, गंगा जल सब छिड़कने के बाद वो जैसे तैसे शांत हुई। और उसके शांत होते ही प्रोफेसर और पंडित जी
दोनों ने मिलकर उससे पूछना शुरू किया कि निशा, बताओ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंडित जी ने बोला, प्रॉब्लम तो है बेटा, अब चाहे तुम ऐसे बताओ चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती से, तुम्हें बताना तो सब सच सच ही पड़ेगा। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में निशा के मुंह से सारी सच्चाई निकलना शुरू हो गई। निशा ने बताया, मेरा एक बचपन का दोस्त था जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मेरा सोना उठना खाना पीना हर चीज़ मैं उसी के साथ करती थी और वो मेरे साथ किया करता था। हम दोनों में दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर कभी भी किसी को भी हम दोनों में से चोट लग जाए तो दर्द हम दोनों को ही होता था। लेकिन हम दोनों साथ बड़े हुए और जब प्यार को समझना शुरू किया तब तक उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो मेरे से दूर चला गया था। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। कुछ वक्त तक मैं अकेली कमरे में बैठी रोती रहती, ना खाना खाती ना पानी पीती। फिर अचानक एक रात मुझे उसी की आवाज़ आई। मुझे लगा जैसे वो मेरे आसपास है। वैसे भी मैं कभी विश्वास नहीं कर पाई कि वो मुझे ऐसे बिना बताए छोड़कर कैसे जा सकता है। शायद मेरी तड़प ही उसे मुझसे दूर नहीं जाने दे रही थी। वो मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकता। मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। और तब से वो हमेशा मेरे साथ ही है। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। कई बार जब उसे कुछ खाना होता या उसे कुछ पीना होता तो वो मेरे शरीर का इस्तेमाल करके वो चीज़ें खाना पीना कर लिया करता था। उसके जाने के बाद भी फिर मैं अकेला कभी भी महसूस नहीं करती, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ होता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अनचाही आत्माएं भी ये चीज़ें देखकर उससे जुड़ती चली गईं और उन आत्माओं ने भी मेरे शरीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई एक आत्मा आपकी मर्ज़ी से आपके शरीर पे कब्ज़ा करने लगती है तो दूसरी आत्माओं के लिए भी आपके शरीर पर कब्ज़ा करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं हर हाल में चाहती थी कि वो मेरा दोस्त, मेरा प्यार हमेशा मेरे साथ रहे। इसलिए मैंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो आज मेरे साथ उसके साथ और भी 6 आत्माएं जुड़ी हुई हैं जो कि हमेशा मेरे साथ रहती हैं और मेरे शरीर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उनको और भी शरीर चाहिए, जो मैं उनके लिए जुगाड़ कर रही थी। मैंने उनको बोला था, तुम लोग मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही नए शरीर का इंतज़ाम कर दूंगी। और इन दोनों के ही शरीर का मैं इंतज़ाम कर रही थी उनके लिए। मैं हर रात शमशान में जाती, खुद को अशुद्ध करके लेके आती, शमशान का गंदगी उठाकर लाती और पूरे कमरे में फैला दिया करती थी। लेकिन ये अनामिका, ये इसी के वजह से मैं ये सब करने में नाकाम रहती हूँ, क्योंकि ये पूजा पाठ करना बंद ही नहीं करती है। जब देखो तब बस जय भगवान करती रहती है। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसके वजह से अब वो आत्माएं दिन में भी चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन मैं मेरे दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? आप ही कोई उपाय बताइए। इतना सब सुनने के बाद तुरंत पंडित और प्रोफेसर सब ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए बेटा, ये गलत है। तुम अब उसके साथ कभी नहीं रह सकती हो, तुम्हें उसे भी मुक्त करना पड़ेगा। फिर उसने बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं उसे खुद से अलग कभी नहीं होने दूंगी और ना ही अब वो मुझसे अलग होना चाहता है। आपकी अगर हिम्मत है तो जाइए, मंदिर के बाहर वो खड़ा है, जाकर उससे पूछ लीजिए कि वो जाना चाहता है या नहीं। लेकिन उन लोगों ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो आत्माएं सच में मंदिर के बाहर ही रुकी हुई हैं, ताकि किसी तरह एक बार ये मंदिर के बाहर तो आ जाए,
फिर वापस से वो उसके साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन पंडित जी और प्रोफेसर ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, और नवी और अवंतिका जो वहाँ ही सामने खड़े होकर ये सारी चीज़ें सुन रहे थे, उन दोनों के तो होश उड़ गए। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारी दोस्त है या दुश्मन, ये हमें ऐसी गंदी चीज़ों में फंसाना चाहती थी। फिर नवी ने अवंतिका की तरफ देखा और उसे धन्यवाद किया। नवी और अवंतिका दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो खड़े होकर बाकी की चीज़ें देखने लगी। सामने प्रोफेसर और पंडित जी ने अवंतिका और नवी के लिए भी एक एक ताबीज बनाई, और निशा के लिए उसके दोनों हाथों में बांधने के लिए भोलेनाथ के श्रृंगार वाला भभूत, उसके हाथों में छोटी छोटी पोटलियाँ बांधकर उस रक्षा सूत्र से लटका दिया। उसके अलावा उन्होंने उसके गले में और कमर पर एक ताबीज भी बांधा, ताकि अब वो आत्माएं उसके आसपास ना आ सकें, क्योंकि इसमें निशा की भी हमेशा मर्जी हुआ करती थी। उसके वजह से उन आत्माओं को निशा से दूर रखना थोड़ा मुश्किल तो था। फिर भी उन लोगों से जितना बन पड़ा, उन लोगों ने उतनी सारी शुद्ध और अभिमंत्रित की हुई चीज़ें निशा के साथ उसके बिना जाने भी की, जिससे कि निशा की अशुद्धि कम हो सके और उसकी सुरक्षा हो सके। फिर निशा के घर वालों को भी इन्फॉर्म किया गया और निशा के घर वालों को सारी बातें बताई गई। निशा का गांव बगल में ही होने के वजह से उसके पेरेंट्स 1 घंटे के अंदर ही निशा के पास हॉस्टल में पहुंच चुके थे, और सारी बातें उनको जब बताई गई तो उन लोगों ने बोला, हाँ पंडित जी, हमें तो ये चीज़ पहले से ही लगता था, लेकिन ये किसी उपाय के लिए कभी तैयार ही नहीं होती थी, तो हम कभी समझ नहीं पाए कि हम करें तो क्या करें। और बाद में कुछ दिनों बाद ही इसकी ये ज़िद कि इसे बाहर पढ़ने जाना है, इसे हॉस्टल में रहना है, हमने भी सोचा शायद वो ठीक हो गई है और हमारा कोई वहम था करके हमने इसे यहाँ भेज दिया, हमें क्षमा करें। दोनों माता पिता ने पंडित जी और प्रोफेसर के आगे हाथ जोड़ा और विनम्रता से कहा, हमें क्षमा कीजिएगा, हमारे और हमारी बेटी के वजह से आप सबको इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ी। प्रोफेसर और पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, हम यहाँ हैं क्यों। फिर वहाँ से तुरंत निशा के पेरेंट्स उसको लेकर अपने गांव चले गए, और प्रोफेसर ने और पंडित जी ने उनको एक और ऐसी ही भभूत और काफ़ी सारी अभिमंत्रित चीज़ों की पोटली बना कर दी थी और समझाया था कि इसे आप अपने दरवाज़े पर लगाएं। दरवाज़े पर लगाने से जो भी आत्माएं हैं वो आपके घर में भी प्रवेश नहीं करेंगी, जिससे कि अगर वो चाहें भी तो भी वो निशा के कमरे तक भी नहीं पहुंच सकती। ऐसे तो हमने जो सुरक्षा कवच दिया है उसके वजह से वो निशा के आसपास ऐसे भी ना आ सकती हैं, ना उसको छू सकती हैं, ना कोई हानि पहुंचा सकती हैं। लेकिन आपके पूरे घर की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि वो वापस से यहाँ जैसे हॉस्टल में हुआ करता था, दरवाज़ा खुले और निशा उठकर वैसे ही चल दे। तो इसलिए आपके घर का बंधन करना भी ज़रूरी है। तो ये जो पोटली हमने आपको बनाकर दी है, इसे आप अपने घर के मेन गेट के चौखट पर लटका दें, जिससे आपके पूरे घर का सुरक्षा कवच बन जाएगा। फिर कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके घर के भी आसपास नहीं भटक पाएगी। और उन लोगों ने वो सारी चीज़ें ली, इनका धन्यवाद किया और निशा को लेकर अपने घर चले गए। यहाँ नवी और अवंतिका ने चैन की सांस ली। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप हमें ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट्स और फीडबैक्स का
बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं सिया, आपकी होस्ट, कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो कल तक के लिए नमस्कार।